नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई के पीवाईक्यू का। और यूपीएसआई के जो सिलेबस है उसमें मेंशन है संसदीय व्यवस्था। तो इस लेक्चर में हम संसदीय व्यवस्था के जो पीवाईक्यू हैं जो अब तक यूपीएसआई में आ चुके हैं उन सभी पीवाईक्यू को यहाँ पर देखेंगे। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसके जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं या फिर होते हैं सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो निकाय है, ये जो आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। और ये जो निकाय है ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसका उल्लेख जो है संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। एक निकाय होता है उसे कहते हैं वैधानिक निकाय। इसका मतलब होता है कि इसका जो गठन है संविधान में जो उल्लेखित आर्टिकल है, ठीक है, उसके माध्यम से इसका गठन किया गया है संसद द्वारा, उसे कहते हैं वैधानिक। एक निकाय होता है गैर संवैधानिक। उसका मतलब होता है कि ये सही तो है परंतु ये संविधान के अकॉर्डिंग तो है, परंतु ये जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं दिया गया। जैसे कि योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग क्या था? एक ये था गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक निकाय था। क्यों था? ये सही तो था, संविधान के अकॉर्डिंग भी था, परंतु ये इसका उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी भाग, आर्टिकल में, धारा में नहीं था, ठीक है। एक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब होता है कि जो संविधान के खिलाफ हो, ठीक है, जो संविधान संबंध नहीं होता उसे कहते हैं असंवैधानिक निकाय। हुआ क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो निकाय है कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसका जो उल्लेख है ये किया गया है भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 338, यानी कि आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? तो ध्यान रखना, जो आर्थिक मामले होते हैं उन पर एक मंत्रिमंडल समिति होती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो एक्चुअली भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये करता क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसके एक नाम से ही इसका काम पता लगता है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी जो गतिविधियां होती है उन पर ये निर्देश और समन्वय करता है। क्या करता है? उन पर निर्देशन और क्या करता है? समन्वय करता है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों पर। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही जो समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करता है। और इसके साथ इसका और एक काम है, और एक काम यह है कि यह मूल्य नियंत्रण, एफडीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि पर ये महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी लेता है। तो ये होता है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उसी में से, उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष चुनना होता है। परंतु अध्यक्ष चुनने के लिए एक आपके पास कोई भी अध्यक्ष होना चाहिए। उसके लिए करते क्या है? जो सदन का, क्या सदन का सबसे वरिष्ठ जो भी सदस्य होता हो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बोला मैंने? प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य हो। और इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है।
कब तक के लिए करता है? वो एक अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए करता है। सवाल उठता है कि प्रोटेम स्पीकर बनाना क्यों आवश्यक है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका होता है कार्य। कार्य होता होगा, कार्य होते हैं दो, ठीक है। पहला कार्य होता है जो होते हैं सदस्य, किसके? नए सदस्य होते हैं, उनको दिलाना शपथ, शपथ दिलाएगा। दूसरा, जो लोकसभा है उसकी ये प्रथम बैठक का ये अध्यक्षता करेगा। हुआ क्लियर? इसके कार्य होते हैं और इसके वजह से हटा दिया जाता है। ये होता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा है उसने कि कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो ध्यान रखना, जो भारतीय सरकार होती है उसका एक कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। अगर जो भी केस लड़ना हो उसे उच्चतम न्यायालय में या फिर जो भी सरकार का मामला होता हो, उसकी पैरवी करता कौन है? वो करता है महान्यायवादी। सवाल उठता है कि जो महान्यायवादी है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल कई बार पूछ चुका है कि किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 76 में, ठीक है। दूसरी चीज़, जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो संसद होती है उसकी बैठक में ये भाग भी लेता है। जो संसद होती है उसकी जो कार्रवाई होती है उसमें भाग भी लेता है। अब सवाल ये उठता है कि संसद में जो सदस्य होते हैं उसकी तरह ये भी कार्रवाई में भाग लेता है, ये किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा 88। आर्टिकल 88 कहता है कि जो संसद की जो कार्रवाई होगी उसमें महान्यायवादी जो है भाग लेगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद के सदस्यों के अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग लेता है? तो वो है महान्यायवादी। क्वेश्चन को भी ये पूछ लिया कि किस आर्टिकल के माध्यम से या किस आर्टिकल में इसे शक्ति दी गई वाली? तो आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 88। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो महान्यायवादी है इसका जो पद है, इसकी जो अवधि है, ये भारत के संविधान में निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई निश्चित अवधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में इसकी नियुक्ति होगी 76 में, आर्टिकल 76 होगी। कार्रवाई में भाग लेगा संसद में 88 के माध्यम से, परंतु कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत डीप पूछा है उसने, क्योंकि हर कोई लगाता 6 वर्ष या 5 वर्ष लगाता, परंतु ध्यान रखना महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, महान्यायवादी भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, और महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें ये योग्यता हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। क्वेश्चन ये भी आता है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है? तो महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिस व्यक्ति में क्षमता हो, क्या? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। हुआ क्लियर? लेकिन कहीं पर भी इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं दिया गया है, ये निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं है। हुआ क्लियर? ये सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, आर्टिकल 76 में उल्लेखित है, कार्रवाई में भाग लेता है और आर्टिकल 88 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? यहाँ बोला है उसने राज्यसभा, ठीक है। यही संख्या लोकसभा के लिए अलग हो जाती। यहाँ बोला है राज्यसभा, तो ध्यान रखना वहाँ बोला क्या गया है उसको ध्यान में रखता। तो यहाँ बोला गया है राज्यसभा बोला गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 100। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 कहता है कि किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य की संख्या, क्या? कुल
सदस्य की संख्या का 10वां हिस्सा होगा, 10वां हिस्सा होगा, ये बोलता। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 245। इसका जो 10वां हिस्सा होगा वो होगा 25। क्या होगा? 25 होगा। हुआ क्लियर? पॉइंट छोड़ दीजिए आप, तो 25 ही होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, तो जो मौजूद होना चाहिए, कितने होना चाहिए राज्यसभा में? वो होना चाहिए 25। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहीं पर अगर बात आती किसकी? लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा में कितने हैं? 500 सदस्य के आसपास है। ठीक है, तो इसके जो कोरम गणपूर्ति जो होगी वो कितने होगी? संख्या 50 हो जाएगी। लोकसभा का आता है तो वहाँ पर गणपूर्ति के लिए 50 सदस्य होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन राज्यसभा के लिए आता है तो गणपूर्ति के लिए वहाँ पर 25 सदस्य होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, पूछा क्या गया है उस पर ध्यान रखना, लोकसभा है या राज्यसभा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इसके सर्वमान्य जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के गृह मंत्री। कौन होते हैं? भारत के गृह मंत्री। अभी कौन है वर्तमान गृह मंत्री? वो है अमित शाह। हुआ क्लियर? तो अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। हुआ क्लियर? अब जो क्षेत्रीय परिषद है ये एक क्या है? वैधानिक निकाय है। क्या बोला मैंने? वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब ये है कि इसे संसद द्वारा बनाया गया है। अगर यहीं पे लिखा आता संवैधानिक तो संसद यानी अगर यहीं पर लिखा आता संवैधानिक तो इसका मतलब होता कि उसका उल्लेख पहले से ही संविधान में है। लेकिन वैधानिक लग गया है तो संविधान के अकॉर्डिंग ये क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है संसद द्वारा, इसलिए इसे वैधानिक बोला गया है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया था। जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कब हुआ है? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद विभाजित किए गए थे, जिसमें से पहला है वो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तीसरा है वो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और चौथा है पश्चिमी आंचलिक परिषद और पांचवा कौन सा होगा? वो होगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, इस प्रकार से 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है भारत में, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के गृह मंत्री होते हैं। इसका गठन जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक उत्तरी पूर्वी आंचलिक परिषद का गठन हुआ था। कब ये हुआ था? संसद द्वारा 1971 में किया गया था। ठीक है, और जो मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 6 कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक कार्य कर रहा है चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद शामिल किया गया है। इतना याद नहीं करना है आपको, ओनली याद रखना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, 1956 में इसका गठन हुआ है। अधिनियम कौन सा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ है। ठीक है, और ये एक जो है वैधानिक निकाय है। हुआ क्लियर? ठीक है, इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है, वर्तमान में 6 हैं परंतु मूल रूप से 5 है। हुआ क्लियर? 1971 में उत्तरी पूर्वी आंचलिक परिषद इसमें एक नया परिषद गठन किया गया है, बनाया गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना, भारत का जो महान्यवादी होता है उसका जो पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होगा? जो नियुक्त करेगा उसके पास वो अधिकार होगा, और ये भी कौन होगा? ये भी होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं बता चुका हूँ पहले कि जो
आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 88 में जो महान्यवादी है ये संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें ये भाग ले सकता है। और ध्यान रखना कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है ये डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में। ये क्वेश्चन पहले कर चुका है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान में इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। महान्यायवादी कौन होता है, तो ध्यान रखना महान्यायवादी होता है सरकार का वकील होता है, सरकार का जो भी केस होगा उसकी पैरवी करता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसका और एक काम होता है सरकार को कानूनी सलाह देना। तीसरा, ध्यान रखना कि जो महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जो जिसमें योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे महान्यायवादी से, ये हो चुका है क्लियर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो जिस प्रकार से भारत के पास महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्यों के पास महाधिवक्ता होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार से जो राज्यों का महाधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राज्य का राज्यपाल करेगा। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा उसने किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है उसी प्रकार से राज्यों के जो महाधिवक्ता है उनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। और जिस प्रकार से महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए, उसी प्रकार से महाधिवक्ता बनने के लिए, राज्यों का महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सब कुछ सेम है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। आर्टिकल चेंज है, वहाँ 76 है, यहाँ 156 है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो ये क्वेश्चन को आप वेरी आईएमपी लगा लीजिए वर्तमान में, क्योंकि इसका संबंध जो है करंट से भी। अभी आपने देखा होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और दूसरे जो उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप। ठीक है, तो ध्यान रखना जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचन मंडल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूरा है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचित भी होते हैं और प्लस मनोनीत भी होते हैं, ये सभी आपको सभी सदस्य भी होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट रखना कि यहाँ पर मनोनीत होते हैं। ठीक है, परंतु ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये शामिल होते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो आर्टिकल 63 आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें ये उल्लेखित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी करता है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भारतीय संविधान ने किसके संविधान से ग्रहण किया है? तो ध्यान रखना जो हमारा भारतीय संविधान है उसने उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। हुआ क्लियर? और यूएसए के संविधान से एक और चीज़ ग्रहण की गई है मुख्य, वो है मूल अधिकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मूल कर्तव्य लग गया तो वो रूस से लिया गया है। हुआ क्लियर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, परंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसकी जो अवधारणा है ये लंदन के संविधान से लिया गया है, परंतु भारत ने कहाँ से लिया है? वो जापान से लिया है। ये छोटे छोटे अंतर जो है आप एक नोट्स में लिख लेना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे होंगे कन्फ्यूज़न, इसलिए वहाँ पे लिख लेना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो दो देश की बात चलती है वहाँ पे। एक लंदन का जो संविधान है उससे ये अवधारणा प्राप्त हुई है, परंतु ये जो अवधारणा है भारत ने कहाँ से लिया है? जापान के संविधान से ग्रहण की है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो ध्यान रखना, महान्यवादी जो होता है, भारत का जो महान्यवादी होता है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसकी पूरी कहानी जो मैं पहले जो 2 क्वेश्चन कहे वहाँ बता चुका हूँ। आपको याद रखना है आर्टिकल 76 जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 88 जिसके अंतर्गत महान्यवादी जो है संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता ही होनी चाहिए, तब इसे महान्यवादी बनाया जाएगा। इसका कार्य 2 होते हैं, ये सरकार का जो केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और प्लस सरकार को विधिक सलाह भी देगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ बात चल रही है भारत के प्रधानमंत्री की। तो ध्यान रखना, सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा का जो भी बहुमत दल होगा उसका जो नेता होगा वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार के कार्यपालिका का क्या होता है? ये होता है प्रमुख होता है। ठीक है, और सरकार के कार्यों से लेकर संसद के प्रति ये जवाबदेही होता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 75 ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी समिति होती है जिसके सभी सदस्य जो हैं लोकसभा से होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो केवल कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो प्राक्कलन समिति है इसका जो गठन है एक समिति के आधार पर हुआ था। समिति कौन सी है? तो समिति का नाम है, याद रखना आप, जॉन मथाई समिति की सिफारिश से हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो उस समय संख्या डिफाइन की गई थी वो की गई थी 25। ठीक है, लेकिन क्या होता है उसके बाद आता है 1956। 1956 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। तो वर्तमान में जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? वो 30 है। हुआ क्लियर? और इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव क्या होता है? प्रतिवर्ष होता है। और ये समिति है इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? वो 1 वर्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जो मंत्री पद लिया है वो समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसके सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं? तो वो है प्राक्कलन समिति। हुआ क्लियर? और जो प्राक्कलन समिति है ये किस समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। कब हुआ था पूछेगा आपसे? तो वो हुआ था 1950 में। उस समय संख्या कितनी थी? तो 25 संख्या थी। फिर 1956 आया, 56 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो संसदीय सरकार है उसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन। हुआ क्लियर? ठीक है, इसमें जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए इसे कभी कभी हम मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं। हुआ क्लियर?
संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उस समय तक ही रह सकती है जब तक कि उसे संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। तो इसका आंसर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिला निर्वाचित थी? तो यहाँ पे आप 18वें कर लीजिए, यहाँ पे आप 2024 कर लीजिए, लोकसभा कर लीजिए, कितनी महिला थी उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो वर्तमान में जो भी महिला है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेट से देखो, कमेंट करो, परंतु करो, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाओगे और आपको क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका जो आंसर है आपको करंट बेस पे याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो सार्वजनिक कोष का संरक्षण, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम केक कहते हैं, इसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रण और महालेखा जिसे कहते हैं केक। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 148 148 के अंतर्गत नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद जो है व्यवस्थित किया गया है और इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होगा, जो भी इसमें पहले पूर्ण हो। और इसे जो पब्लिक पर्स का संरक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्य होता है भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय संबंधी ये लेखाओं के लेखा परीक्षक होता है। यानी जो भी आपका पैसा का लेन देन हो रहा है, कितना हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, कितना हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये सभी का ब्यौरा ये कर लेता है कौन? केग। तो इस प्रकार से इसे सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। हुआ क्लियर? और इसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जैसे कि महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये था केक का आपको, तो ये था केक की कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है यूपीएसआई का जो संसदीय व्यवस्था है उसका जो पार्ट 1 है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स। इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।